जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो अभी वॉल के ऊपर है कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्याक है, हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियंस और इतर कई जनजाति जमाती, उनके ऊपर 2020 के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर भारत के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब वहाँ पे अत्याचार बढ़ जाते हैं, काफ़ी सारे बांग्लादेशी जो है वो भारत में घुसखोरी करते हैं और हमारे देश में आते हैं। तो हम इस बात का विश्लेषण करेंगे और इसके सिवाय 3 और मुख्य मुद्दे हम जिसके ऊपर बात करेंगे कि कुछ किसान ने दिल्ली की जो बॉर्डर है इसे काफ़ी दिन से रोक के रखा हुआ है। इसका देश के ऊपर क्या असर हो रहा है और आगे क्या होगा? इसके सिवाय तेजस नाम का जो विमान है वो हमारी वायुसेना में शामिल होगा, उसका क्या असर होगा? इसके सिवाय जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, इसमें हमें काफ़ी सारी कामयाबी मिल रही है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा हम टच करेंगे और उसके बाद मेन विषय के ऊपर आएँगे। शुरुआत करते हैं सो कॉल्ड किसान आंदोलन। दिल्ली तकरीबन पिछले 8 हफ्ते से ये शुरू है और ये समझ में आना चाहिए कि जब किसी शहर के आप रास्ते ब्लॉक करते हो, तो उस शहर की जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये उध्वस्त हो जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो खबर आई है, इसके मुताबिक हर दिन दिल्ली का 4,000 करोड़ रुपीस का नुकसान हो रहा है, जो दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं, सब्जी, उसके बाद ग्रेन्स, उसके बाद दूध या उसके बाद डेली नेसेसिटीज की जो चीज़ें होती है, जो शहर के बाहर से आती है, ये अभी आ नहीं पा रही है। इसमें कठिनाई यह है, तो कीमत बढ़ती है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाती है। कहीं किसी ने लेफ्ट राइट जाना है, आर्थिक जो मूवमेंट होती है वो बंद होती है। इतना ही नहीं, तो इस रास्ते से हमारा रास्ता कश्मीर की तरफ जाता है, जहाँ पे हमारी इतनी सारी सेना तैनात है, उनकी मेंटेनेंस के ऊपर असर होता है। सेना ने तो वहाँ पे श्रीनगर में रहना ही है, कश्मीर में रहना ही है, तो उसका मेंटेनेंस अभी बाय रोड करने के बदले उसे बाय एयर करने की प्रॉब्लम हमारे सामने है। और आपको पता है कि जब कोई सामान आप बाय रोड आते हैं और उसके बदले अगर उसे एयर ले जाते हैं, तो हवाई जहाज से सामान ले जाने की कीमत ये 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है, जो हमारी सेना के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम कॉस्टली तरीके से सेना की एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक रखें। तो ये हमारा नुकसान बहुत हो रहा है और जितना नुकसान, अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, तो 4,000 करोड़ को आप मल्टीप्लाई करिए तकरीबन 50 डेज से, तो जितना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान देश का जितने सारे युद्ध हुए हैं, इनको सबको मिलाएँगे तो भी इतना नुकसान नहीं हुआ है। इसके सिवाय दहशतवाद की कुछ घटनाएँ छुट-पुट होती रहती है, नक्सलवादी हमले करते रहते हैं। ये सभी का नुकसान आप कंबाइन करिए, इस एजिटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी बात है और जो युवक है उनके जॉब मिलने में भी इसके अंदर से तकलीफ हो सकती है या हो रही है। मैं नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाता हूँ, तेजस। तेजस का आना हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है, अर्थात इसके लिए समय काफ़ी लगता है, क्योंकि माना जाता है कि 84 तेजस विमान जो हमारे एयरफोर्स में आएँगे, तकरीबन जो अंदाज़ा है, हमारी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, 1 साल के अंदर वो पहले 8 प्लेन्स बनाती थी, अभी उसका जो स्पीड है वो 16 यानी कि डबल हो रहा है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, तो ये जो 84 तेजस हमारी हवाई एयरफोर्स में आने वाले हैं, इसमें कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। आशा करते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपना ऑर्डर जल्दी पूरा करेगा और ये देखते समय ये भी देखना चाहिए कि जो चीज़ हम करते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है।
मैंने पहले भी बोला था कि जो विमान एचएएल ने बनाए, खास तो सुखोई के विमान, और उसकी तुलना अगर हम करते कि जो सुखोई इंडियन एयरफोर्स में रशिया से डायरेक्टली आए, तो ये देखा गया है कि एचएएल ने जो विमान लाए, इसके एक्सीडेंट रेट ये रशिया से लाए हुए विमानों से कई ज्यादा अच्छा था। यानी कि हम टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ठीक तरह से नहीं कर पाए थे, तो आशा करते हैं कि इस समय ये अच्छा होगा। इसके सिवाय इसकी कीमत कम होनी चाहिए। दुर्दैव से जो सुखोई हमने रशिया से लाया, जो बनाया गया एचएएल यानी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, उसकी कीमत भी काफी 150-200 करोड़ से ज्यादा बढ़ी। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इसमें कीमत जो आप चीजें बाहर के देशों से ला रहे हैं, उससे कम होनी ही चाहिए, तो ही इस आत्मनिर्भरता का फायदा है। लेकिन अभी भी जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनकी जो एफिशिएंसी है, ये काफी कमजोर है, और फॉरेन से जो चीजें हम डायरेक्टली लाते हैं, इसे ये मैच नहीं कर पा रहे हैं। आशा करते हैं टेक्नोलॉजी होती है, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेंटेनेंस की भी जो कॉस्ट है, वो फॉरेन मेंटेनेंस की तुलना में कम होनी चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट, इसका जो अभी जो तेजस आ रहा है, वो मार्क 1A है, तो इसके आगे वाला जो है, इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो मुझे भरोसा है कि ये इम्प्रूवमेंट अभी शुरू हो गई होगी, और इसके बाद का जो मॉडल आएगा, वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमारे अल्टीमेटली जो प्लेन है, आत्मनिर्भर भारत के अंदर होना एक बात हो गई, लेकिन ये प्लेन कम से कम जो चाइना और पाकिस्तान के जो प्लेन है, उनके तुलना में ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लो स्टैंडर्ड्स काफ़ी बार हमारी डीपीएसयूज़ यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देती है, वो हमारे देश के लिए खतरनाक है। तो आशा करते हैं ये 3-4 मुद्दे जो है, इसके ऊपर करेक्ट कार्रवाई होती होगी। अभी मैं मेरे वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में मैं बात तो करूँगा, लेकिन उसमें मैं 2-3 ही मुद्दे जिसके ऊपर बात करूँगा कि आज हमारे देश में वैक्सीन जो देना शुरू हो गया है, जो फिगर्स न्यूज़पेपर में आ रही है, 15-20 लाख लोगों को हर दिन ये वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसे वैक्सीन देने के लिए बुला रहे हैं। इसमें से 60 टू 70% लोग एक्चुअली वैक्सीन ले रहे हैं, कुछ लोग अभी भी डर रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड ये काफ़ी अच्छी है, जिससे हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में ये जो बायोलॉजिकल वॉर चाइना ने हमारे खिलाफ शुरू किया था, जिसे हिंदी में जैविक युद्ध बोल सकते हैं, जिसमें हमारे 2 लाख से ज़्यादा भारतीय मारे गए हैं और हमारी इकोनॉमी उद्ध्वस्त हो गई है। तो इस बायोलॉजिकल वॉर को जीतने में हमें मदद मिलेगी। कल परसों ही आपने बुरी खबर सुनी होगी कि पूना की जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ये वैक्सीन बनाया जाता है, उसे आग लगी है। अभी क्या कोई एक बिल्कुल चीज़ किसी के भी दिल में आएगी, वो यह है कि क्या ये आग लगी या लगाई गई? क्योंकि वैक्सीन के अंदर हम अभी यूरोपियन देशों से आगे चले गए हैं, हम अमेरिका से आगे चले गए हैं, और ये माना जाता है कि दुनिया का 60% वैक्सीन जो है, वो हमारे देश में बन रहा है। और इतना ही नहीं, तो जो जितने भी हमारे नेबर्स है, यानी कि नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, इन सबको हम वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, और काफ़ी सारे देश हमारे से वैक्सीन माँग रहे हैं, लेकिन हम इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे भरोसा है कि ये सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी होगी, उसकी इंक्वायरी होगी, और अगर ये सैबोटाज होगा, तो जिसने किया है उसको ये पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट आज ऐसी इंस्टीट्यूट है कि उनको कॉम्प्लीमेंट हमने करना चाहिए कि इतने जल्दी में उन्होंने वैक्सीन बनाया। अगर आप इसकी तुलना करते हैं, समझ लीजिए जो वैक्सीन चाइना में बना है, चाइना का जो वैक्सीन है, चाइनीज़ लोग उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान भी बोल रहा है कि हमें ये वैक्सीन नहीं चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ बोल रही है कि अभी तक आपकी ट्रायल्स पूरी नहीं हुई है, तो जो ट्रायल्स पूरी नहीं हुई है, ये हमें वैक्सीन नहीं चाहिए। तो इन शॉर्ट, चाइनीज़ वैक्सीन के तुलना में
हमारी वैक्सीन ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसके लिए ये जो कंपनीज़ है, जिन्होंने ये वैक्सीन बनाया इनको सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, सरकार को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और आशा करते हैं कि पूरी दुनिया को इस कोरोना से या चाइनीज़ वायरस से मुक्त करने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और इससे हम जो काफ़ी सारे देश चाइना के पास जा रहे थे, उन्हें हमारे पास लाने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये होगा, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भरोसा है। कुछ लोग अपने जो वैक्सीन है उसके बारे में एक आध दूसरी कोई बुरी खबर आती है तो उसको बढ़ा के दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने वैक्सीन के ऊपर भरोसा रखो, अपनी सरकार के ऊपर भरोसा रखो, अपने साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखो कि अभी तक इसका जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। तो आशा करते हैं कि 2-3 महीने में ये जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर हम पूरी तरह से जीत जाएँगे, जिससे हमारी इकोनॉमी अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। अभी मैं आता हूँ, जो आज का मेरा मेन टॉपिक था, बांग्लादेशीज़ में जो माइनॉरिटीज़ है उसके बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हुए थे और तब जो कुछ हिंदूज़ सिख्स या इतर माइनॉरिटीज़ थी, कुछ पाकिस्तान से भारत में आ गई, वो भारत से कुछ मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए। लेकिन जो होना था 1949 तक ये स्टेबलाइज़ हो गया और उसके बाद जो जहाँ रहा, वो वहीं पे रहा। और 1950 में जब फर्स्ट सेंसस हमारे देश में किया गया और पाकिस्तान में किया गया, तो उसमें यह स्टैटिस्टिक्स डेटा जो सामने आया वो ये था कि पाकिस्तान में 1950 के अंदर फिर भी 9% हिंदू, सिख्स, ईसाई, क्रिश्चियंस ये बचे हुए थे, जिसको हम माइनॉरिटीज बोल सकते हैं। और ईस्ट पाकिस्तान या फिलहाल का जो बांग्लादेश है, वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, इनकी संख्या 24% थी। मैं रिपीट करता हूँ, 24%, यानी कि 24% उस समय की ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन या आज की बांग्लादेश की पॉपुलेशन ये माइनॉरिटीज थी, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। आज की हालात क्या है? हमारे पास 2010 के फिगर्स अवेलेबल है, क्योंकि 2020 में जो सेंसस होनी थी वो हर 10 साल के बाद सेंसस होती है, ये तो आपको पता होगा ही। लेकिन 2020 में सेंसस हो नहीं पाई हमारी और पाकिस्तान की। मेन कारण था ये चाइनीज वायरस या कोरोना, जिससे पूरी एक्टिविटी ये रुक गई थी। तो अभी शायद 2021 में प्रॉपर सेंसस होगी और हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएगी। लेकिन ब्रॉड फिगर जो है वो आज भी अवेलेबल है। ब्रॉड फिगर ये है कि ये जो माइनॉरिटीज थी, हिंदू, सिख वगैरह, इनकी जो 24% जो पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर 1950 के अंदर, आज वो 7 या 8% से भी कम है। यानी कि तकरीबन 24 में से 8 निकालो, 16% ये पॉपुलेशन कम हो गई है। ये पॉपुलेशन कम कैसे हो गई? सीधी बात है, थोड़ी-सी दुखद घटनाएँ हैं, लेकिन ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। या तो वो काफ़ी लोग मारे गए, नंबर 1, या काफ़ी कन्वर्ट हो गए, या काफ़ी हमारे देश में यानी कि इंडिया में या भारत में वहाँ से भाग के आ गए। अभी आप पहले आ जाते हैं, कितने मारे गए? कोई उसकी फिगर्स अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। एक ऑथर है गैरी बॉस नाम का, जिसने बांग्लादेश जेनोसाइड के ऊपर किताब लिखा हुआ है। और ये इसका एक्सट्रैक्ट इसके ऊपर मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर की तरफ से बांग्लादेश घुसखोरी के ऊपर एक हिंदी और मराठी में एक किताब तैयार की थी, जो सावरकर स्मारक के अंदर अवेलेबल है। इसे स्टैटिस्टिकल डेटा ये मैंने पूरा दिया है। यहाँ पे समय के कारण मैं आपको शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा कि 1971 वॉर के पहले पाकिस्तानी आर्मी ने 40 लाख बांग्लादेशी को मारा। 40 लाख, 40 लाख Bangladeshis were killed by the Pakistani army and its agents in then East Pakistan or now Bangladesh.
अभी लेकिन इसी फिगर को अगर आप रिलीजन के इससे बांटेंगे तो उसमें से 30 लाख यानी कि आप देखिए ऑलमोस्ट 80% ये हिंदूज थे। मैं रिपीट करता हूँ, ये माइनॉरिटीज थी। खैर वो बांग्लादेशी हिंदूज थे, वो बात अलग है, लेकिन वो हिंदूज थे। अभी ये 71 के बाद जो इलीगल माइग्रेशन जो शुरू थी वो तो शुरू रही, और आज माना जाता है कि आज हमारे देश में जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है बांग्लादेश से, वो तकरीबन 4 से 5 करोड़ इतना हो सकता है। तो बीच में जो बात हो रही थी पिछले साल, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे करने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, जो आसाम में करने की कोशिश की गई, लेकिन वो एक काफी बड़ा फेल्योर रहा। उसके कारण काफी है, और इसके बारे में मैंने स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर के तकरीबन 6 महीने पहले इस विषय के ऊपर मैंने बातचीत जरूर की थी। आज मैं आपको केवल लेटेस्ट अपडेट ही देने की कोशिश करूंगा। तो आज 4 या 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आए हैं जो इलीगल है। इसमें से माना जाता है कि जो बांग्लादेशी की माइनॉरिटीज होगी, यानी कि हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, सिख वगैरह, ये तकरीबन 40 से 45 लाख के बीच में है। ये सब ब्रॉड फिगर्स है, एक्यूरेट फिगर्स आपको जो सेंसस होगी 2021 के अंदर, उसी के अंदर ये मिल सकते हैं। यानी कि काफी सारे लोग यहाँ पर आए हैं, काफी सारे मारे गए हैं, और काफी सारे कन्वर्ट हो गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट की, क्योंकि ये सारी खबर जो मैंने सावरकर स्मारक के लिए जो किताब लिखी, इसके अंदर ये काफी सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन अगर अभी हम बात करते हैं 2020 की, 2020 के अंदर स्टैटिस्टिकल डेटा बांग्लादेश की संस्था ने यूनाइटेड नेशंस में पेश किया, और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में भी इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत हुई, ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि उसे चाइना आगे बढ़ा नहीं दे रहा है। तो उसकी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ये काफी डरावनी है। और अगर आप देखेंगे कि जो अप्रोक्सीमेटली जो चीजें बढ़ रही है, आज तकरीबन 2019 में जो बांग्लादेशी माइनॉरिटीज थी उनके ऊपर 31,505 हमले हुए थे। 31,505 अटैक्स ऑन Bangladeshi minorities. In 2020, the number has increased to 40,703, यानी कि 40,000 से ज्यादा हमले माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश में हुए थे। वहां बांग्लादेश के अंदर काफी सारी एनजीओज है जिन्होंने ये सब स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया है, जो यूनाइटेड नेशंस के सामने रखने की कोशिश की हुई है। और इतना ही नहीं, तो होता क्या है, ये जो हमले होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर क्या बोलता है, अगर हमला हो जाता है तो लॉ ऑर्डर की जो मशीनरी है, यानी कि पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसने उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जिन्होंने ये हमले किए हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही। आज बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग, यानी हसीना जो है उनकी गवर्नमेंट है, अवामी लीग की। और आपको पता है कि बांग्लादेश बॉर्न हुआ क्योंकि भारतीय सेना ने वहां पे पाकिस्तान को हरा के बांग्लादेश को अलग देश बनाने में मदद की। बांग्लादेश आज अभी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स नॉर्थ ईस्ट के जो थे, जो उनके कैंप्स जो थे बांग्लादेश के अंदर, वो तो बांग्लादेश ने बंद करके एक अच्छे दोस्त का एग्जाम्पल दिया। लेकिन जब तक माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का सवाल है, इसके ऊपर वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। हसीना अपीसमेंट ऑफ जो कट्टरपंथियां है उनको अपीज करने की पॉलिसीज फॉलो कर रही है। इतना ही नहीं, तो बांग्लादेश एक, आपको पता है कि दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इट इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। और बांग्लादेश की दूसरी प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन 3-4 महीने बांग्लादेश में इतनी ज्यादा बारिश होती है, और जो अगर आपने ये मैप देखा होगा तो हमारी जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आसाम से या नॉर्थ ईस्ट से वो बांग्लादेश में जाती है, और हमारी जो गंगा यमुना जो नदियां है वो पश्चिम बंगाल की तरफ से वो बांग्लादेश के अंदर
एंटर करती है। तो यहाँ पे जब फ्लड्स आते हैं तो ऑलमोस्ट 40% जो बांग्लादेश है ये पानी के नीचे चला जाता है, और ये 3-4 महीने की बात होती है जब बारिश काफी जोरदार होती है, क्योंकि पूरा पानी जो नेपाल में गिरेगा, भारत में गिरेगा, या अरुणाचल में गिरेगा, ये पूरी बात, ये यहाँ पे स्टोरेज डैम तो कोई है ही नहीं कि जहाँ पे ये पानी को रोका जाए। तो ये पूरा पानी बड़े स्पीड से बांग्लादेश में चला जाता है और वहाँ पे ये बहुत खराब हो जाती है। तो लैंड इज अ बिग इश्यू एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न। तो ये जो हमले होते हैं, जो अल्पसंख्यक जिनके पास लैंड है उनकी लैंड वो ले लेते हैं, या अल्पसंख्यकों को डराना है, किसी समझ लीजिए किसी एक विलेज के अंदर समझो एक 5 या 10% अल्पसंख्यक है, तो उनके ऊपर वायलेंस किया जाता है। और ये कहना भी बहुत बुरा लगता है, वहाँ पे बलात्कार करना या रेप करना ये भी काफी मात्रा में होता है। जब किसी फैमिली के अंदर अगर उनकी महिला का बलात्कार हो जाए तो वो उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर, उस बस्ती के अंदर कैसे रह पाएगी। वो सोचती है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, या तो बड़े किसी शहर में चले जाते हैं, ढाका या ऐसे, या उससे भी ज्यादा भारत में निकल के आ जाते हैं। तो ये उनकी जो जमीन होती है फिर वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ले लेते हैं। आज ये जो अलग अलग फिगर्स है, जमीन के ऊपर ग्रैब करना, इसके ऊपर जितने काफी सारे लोग मारे जाते हैं, काफी सारे गंभीर जख्मी हो जाते हैं, तो इनकी भी स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि जिस संस्था ने ये सब फिगर्स यूनाइटेड नेशंस में सामने रखी, जैसे ही उस संस्था की जो मुखिया थी, जैसे ही वो बांग्लादेश में वापस आ गई, उसे जेल में डाला गया। उसका नाम था जटिया हिंदू महाजोत, जिन्होंने ये सभी स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया था और यूनाइटेड नेशंस में दिखाने की कोशिश की थी। तो अपहरण, किडनैपिंग है, फोर्स मैरिजेस है, बलात्कार है, मंदिरों के ऊपर हमला है, तो ये सभी में बहुत ज्यादा फिगर्स बढ़ रही है। 2020 की फिगर है कि 94 जो हिंदूज है उनको किडनैप कर दिया, तकरीबन 2500 से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करने के लिए भाग किया गया। बलात्कार की संख्या के अंदर भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। जो कोई भी साइन होता है अल्पसंख्यक का, उसे तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए अगर आप ऑफिशियली फिगर देखें तो बांग्लादेश की ऑफिशियल फिगर ये दिखाती है कि 2125 हिंदू फैमिलीज ने 2020 के अंदर बांग्लादेश छोड़ के वो भारत में आए हैं। ये ऑफिशियल फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2125। और जो अनऑफिशियली आते हैं बॉर्डर क्रॉस करते, वो फिगर तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको याद है कि पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम की ये चीज शुरू हो गई थी, सरकार ने जो कायदा कानून पास भी किया गया था। इसका मेन कारण यह है कि देश का कानून क्या बोलता है कि अगर किसी और देश से कोई आता है, वो हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है, तो उसको काफी साल तक हम हमारी देश की सिटीजनशिप नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से 10 साल या 15 साल ये वेटिंग पीरियड होता है। एग्जैक्ट फिगर मेरे किताब में दी हुई है, अभी मुझे वो साल की याद नहीं हो रही है। लेकिन ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के आज जिसको फोर्सफुली वहां से आना पड़ा, उनको 1 या 2 साल के अंदर सिटीजनशिप मिल सकती है, जिससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये बढ़ सकती है। क्योंकि जो वहां से भाग के आता है उसके पास कुछ नहीं होता, ना इकोनॉमी के कोई साधन है, फैमिली के आधे मेंबर गायब हो गए हैं, कुछ वहां पे रहे हुए हैं। तो इसलिए इस एक्ट की ये जरूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारे देश में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है इसके बारे में कोई नहीं बोलती। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वहां पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह है, वो कुछ चीज कश्मीर में हो जाती है तो उसके ऊपर वो चिल्लाना शुरू करते हैं अंडर द प्रेशर ऑफ चाइनीज एंड पाकिस्तान। लेकिन जहाँ पे हजारों लाखों लोगों को मारा गया है, उनको कन्वर्ट किया है, उनकी प्रॉपर्टी चली गई है, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मेन कारण यह है कि चाइना
जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उन्होंने सभी यूनाइटेड नेशंस के बॉडीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया है और कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो बांग्लादेश के खिलाफ है या भारत के बाजू में है, इसे वो रोकने की कोशिश करते हैं और जिसे उनमें काफ़ी यश मिलता है। तो आज तो ये जो बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान, इसमें जो हिंदूज़ है, इसमें सिख्स है, इसमें क्रिश्चियंस है, इसमें जैन है, इसमें बुद्धिस्ट है, तो उनकी रक्षा कौन करेगा? तो ये मुद्दा अभी यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश को एक टेम्परेरी मेंबरशिप मिली हुई है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो 2 साल के लिए है। तो मुझे आशा है कि सरकार हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के सामने चीज़ सबके सामने लाएगा, ताकि ये जो अत्याचार हो रहे हैं, इसे कम करने में हमें यश मिलेगा। इसके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी अगले 2 मिनट में मैंने रुकना चाहिए, इसलिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ नहीं होती और वो वहाँ से हमारे देश में आते हैं, तो क्या होगा? ये माना जाता है कि अगले कुछ सालों के अंदर, और ये एक बहुत ही कड़वा सत्य है, मैं आज 2021 में इसको बोल रहा हूँ, 8 या 9 साल के बाद मेरे से एक बार फिर इसी विषय के ऊपर आप बात करेंगे। ये माना जाता है कि अगले साल और पाकिस्तान के अंदर कोई भी माइनॉरिटीज़ नहीं बचेगी। क्या होगा उनका? मारे जाएँगे, कन्वर्ट हो जाएँगे या भारत में भाग के वो आ जाएँगे। अगर ये नहीं करना है, तो उनको जहाँ पर वो अभी है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट ये करना ही पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस की मदद से। तो ये होना चाहिए। और दूसरी एक बुरी खबर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है आपको पता है, जिससे जो जो बर्फ है नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वो मेल्ट हो रहा है, जिससे पानी की लेवल जो है वो बढ़ेगी, जिससे जो कोस्टल एरियाज है वो पानी के नीचे जाएंगे। बाकी कोस्टल एरिया के तो हम क्या बात करें, लेकिन जो बांग्लादेश के जो कोस्टल एरियाज है, जिसे सुंदरबन बोला जाता है, ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट सुंदरबन ये पानी के नीचे जाएगा। और अगर ये पानी के नीचे जाएगा, तो वहाँ पे जो 2 करोड़ लोग बसे हुए हैं, वो कहाँ जाएँगे? नो मार्क्स फॉर स्मार्ट गेसिंग, वो तो हमारे देश के अंदर ही आएँगे। और इसीलिए अभी समुंदर की तरफ से हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, ख़ास तो ओडिशा की कोस्ट लाइन, वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन, वहाँ पर भी बांग्लादेशी इल्लीगल माइग्रेशन ये जारी है। और बहुत सारी कोशिश ये कोस्ट गार्ड वाले, नेवी वाले करते हैं, लेकिन ये पकड़ नहीं पाते, क्योंकि आने वाले लोग ये शायद ज़्यादा होशियार है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तुलना में। लेकिन अगर आप लोकल न्यूज़ पढ़ेंगे, ओडिशा की न्यूज़ पढ़ो या वेस्ट बंगाल की न्यूज़ पढ़ो, खासतौर जो इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, या इवन हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में जो ये बोला जाता है कि जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स है ओडिशा के, वहाँ पे बांग्लादेशियों की संख्या पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ग्लोबल वार्मिंग का हमारे ऊपर ये असर होगा कि काफ़ी सारे जो बांग्लादेशी है, ये भारत में आएँगे। तो आशा करते हैं इन सब का ऊपर हम ध्यान रखेंगे। हमारी कोस्टल सिक्योरिटी, खास तो ईस्टर्न कोस्ट की, हम और मजबूत करेंगे। और बाद में जब कभी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, अगर हम इलीगल माइग्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, तो उसे हमने बाद में फोर्स करना पड़ेगा बांग्लादेश को कि भैया इन लोगों को आपको बाद में वापस लेना पड़ेगा। तो आशा करते हैं ये आने वाले दिनों में होगा। मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और हम अगले समय मिलेंगे नेक्स्ट कमिंग संडे को 11:30 को, तब हम देश की सुरक्षा के एक विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक मैं आपकी विदा लेता हूँ। जय हिंद।